ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे हास्य कवि सम्राट सुरेंद्र शर्मा जी से और बात चल रही थी वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य की। सबसे बड़ा कारण आपने बताया कि ससुराल पक्ष में पीहर पक्ष के दखलअंदाजी से, अभिभावकों की दखलअंदाजी से जीवन में कहीं ना कहीं तनाव उपस्थित हो जाता है। मूल्य बदल गए, संस्कार बदल गए, लेकिन क्या है असली बात जो पति पत्नी को आपस में जोड़े रखती है? बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से। पति पत्नी को आपस में जोड़ने की एक ही बात होती है, एक तो टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, कहा सुनी होनी चाहिए। पत्नी कहती रहे और पति सुनता रहे तो जिंदगी भर कभी भी दिक्कत पैदा नहीं होनी चाहिए। बातचीत होनी चाहिए, वो बात करती रहे और पति चित्त होता रहे तो कभी भी जिंदगी में तलाक हो ही नहीं सकता। जीवन की इससे बढ़िया परिभाषा और कुछ नहीं हो सकती। पति पत्नी के रिश्ते को अपने ही ढंग से परिभाषित करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी। आप तो स्वयं एक दीर्घ आपने वैवाहिक जीवन आपका रहा है और बताने के लिए तो यही है कि बहुत ही सुखमय और आनंदित जीवन रहा है, खूब आप हंसते रहते हैं। लेकिन क्या कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपको घर पहुंचने के बाद कवि सम्मेलनों से खाना बनाना पड़ा हो, और अगर बनाना पड़ा हो तो श्रीमती जी का उसके ऊपर क्या रिएक्शन रहा? नहीं, मेरे एक बार बनाना पड़ा, उसकी तबीयत खराब थी। मैं इतना ऐसा खाना बनाया, उसके बाद आज तक उसकी जिंदगी में हिम्मत नहीं पड़ी कि तुम खाना बना लो बस। नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने खाना इतना बढ़िया बना दिया होगा, उनको लगा कि अब बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरा माथा खराब है क्या जो मैं बढ़िया बनाऊंगा? ऐसा खराब बनाया कि जिसे मैं भी नहीं चख सका, तो वो कहां से चख पाती। फिर उसने हाथ जोड़ लिए, बोले जिंदगी जब भी कोई काम करने को कहो इस घटिया तरीके से करो कि अगली बार आपको छुट्टी मिल जाए बस। सब्जी लाओ, उसमें बदबू सी आए, ये आए वो आए, तो ये तरीका, इसमें आप मना भी मत करो। मना करोगे और ज्यादा मुश्किल में पड़े। क्यों? पत्नी के साथ ये कि अगर वो हंसती है, आपके साथ हंस खुश कर रहती है तो कम खर्चा होता है, लेकिन रोने लग जाए तो दुगना खर्चा होता है। पहले तो रोना चुप करने के लिए खर्च करो, फिर उसको हंसाने के लिए खर्च करो, तो डबल खर्चा बैठता है, बजट बिगड़ने की संभावना रहती है। जब अपन बात कर रहे हैं पति पत्नी की, तो ये भी एक तथ्य है कि विदेशों में तलाक बहुत होते हैं हिंदुस्तान की तुलना में। हिंदुस्तान में उतने तलाक नहीं होते, तो इसका क्या कारण? क्योंकि वो चले जाओ सड़क पर, तो जैसे मैं गया अमेरिका में, मैंने एक रास्ता पूछा, उसके हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, हस्बैंड ने रास्ता बता दिया, तो इस बात पर उसकी पत्नी ने उसका वही चुम्मा ले लिया। यू आर सो नाइस हस्बैंड, इतने कर्सी है तुम में। हिंदुस्तान में कर दो तो पूरा पागल ही हो जाए पूरे हिंदुस्तानी। सड़क पर चलते चलते प्यार कर लेंगे, ट्रेन में बैठे बैठे। हिंदुस्तान में पति साला घर में प्यार नहीं करता, बाहर की क्या बात है। तो इतना प्यार करते हैं वो लोग कि उनका कोटा प्यार का 2 साल में पूरा हो लेता। हमारे सुबह प्यार करेंगे, शाम को माथा फोड़ लेंगे, तो जिंदगी भर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, क्योंकि हम एक जन्म में प्यार का कोटा पूरा नहीं कर सकते। मतलब फिर तो हर पति जो है यही उम्मीद करे कि ये जो जन्म है ये 7वां जन्म है। हाँ, ताकि मुक्ति मिले ज्यादा। जो भी आज की तारीख में अगर कोई सी भी पत्नी को पति ज्यादा प्यार कर ले तो समझ लेना वो चाहता ही नहीं साला कि अगले जन्म में यही मिले। नियत में खोट है उसकी। नियत में खोट। कोई ऐसी पंक्तियां आपको याद आ रही हो जो इस पति पत्नी के संदर्भों से जुड़ी हुई हो हमारे दर्शकों के लिए? 4 पंक्ति ये है। मैंने कहा, पत्नी जी यो काठ कबाड़ खरीदने वाला आयो है, एने के जवाब दूं या बताओ? घराड़ी बोली, जवाब देने की क्या जरूरत है, उसके साथ ही चले जाओ। यानी पत्नी की दृष्टि में जो है पति कबाड़ खाने से कम कुछ नहीं। और फिर भी कबाड़ तो है ही, क्योंकि कबाड़ बनाने में उसी का ही तो हाथ है। जिसका हाथ वो तो जानती है ना मैंने क्या बना दिया इसे। कबाड़ की बात चली तो देश में इस समय स्वच्छता अभियान बहुत जोर शोर से चला रहे हैं मोदी जी, और जब भी जिक्र होता है स्वच्छता अभियान की बहुत बातें आ रही हैं। तो आपको कोई नया एंगल इस स्वच्छता अभियान में लगता हो, जो मैसेज आप भेजना चाहते हो? अगर इस देश का हर नागरिक
गंदगी न फैलाए तो 80% तो स्वच्छता अभियान हो गया। अब शौचालय बनने बहुत जरूरी है, पर उस जगह बनने जरूरी है जहां पर ड्रेनेज सिस्टम हो। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा और ग्राउंड वाटर में शौचालय जाएगा तो ग्राउंड वाटर खराब होगा। फिर जिन गांवों में पीने का पानी अवेलेबल नहीं है वहां शौचालय कैसे बनाया जाए? लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब से ये नारा बुलंद हुआ है कि जहां सोच वहां शौचालय है, लोगों ने इस दिशा में सोचना ही बंद कर दिया। लोग नकारात्मक सोचते हैं, सोच पॉजिटिव नहीं है। हम लोग सदा से ही नेगेटिव रहते हैं। वह जैसे 2 अफ्रीकन और हरियाणा वाले तपस्या कर, मैं हरियाणा का हूँ, तो अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, भगवान ने प्रसन्न हो गए, वर मांग लो, तो उसने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दो, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन सालों को फिर से काला कर दो बस। हमारा क्या भला हो रहा है? हम नहीं, दूसरे का नाश में हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, चाहे अपना भला हो या नहीं हो। गंदगी दिमाग में भरी हुई है, वो गंदगी साफ हो जाए तो पूरा देश स्वच्छ हो सकता है। गंदगी दिमाग में भरी हुई है, और अगर वो गंदगी साफ हो जाए तो पूरा देश अपने आप स्वच्छ हो सकता है। लेकिन बात जब गंदगी की आती है तो ये भी देखा गया है कि हास्य जो है आजकल टेलीविज़न पे भी है, स्टेज शोज़ पे भी है, कवि सम्मेलनों में भी है, और वहाँ पे भी कई बार फूहड़ता, गंदगी और सब तरह का हास्य देखने को मिलता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जितने भी चैनल आ रहे हैं एंटरटेनमेंट के, ये सब, उनकी टीआरपी कल्चर के कपड़े उतारने से बढ़ती है। हमारी टीआरपी कल्चर को कपड़े पहनाने से बढ़ती है। वो सुनाते हैं जो जनता सुनना चाहती है, हम वो सुनाते हैं जो जनता को सुनना चाहिए। वी शुड बी एजुकेटिव। जितने भी अखबार वाले हैं या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको एजुकेटिव होना चाहिए। इस मुल्क में कुछ भी बुरा कोई भी बोले, चाहे वो मुल्क तोड़ने की बात करे, चाहे आदमी को धर्म के नाम पर तोड़े या जाति के नाम पर तोड़े, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दिखाना बंद कर दे, प्रिंट मीडिया छापना बंद कर दे, तो मैं समझता हूँ मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर सकता है वो। आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं एक ही कहना चाहता हूँ, आप टीआरपी का मोह छोड़ दें, वो सर्कुलेशन का मोह छोड़ दें। ना आप टीआरपी देखें ना वो सर्कुलेशन देखें, दोनों एक बार देश देख ले तो मैं समझता हूँ मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। वो जहर उगलते हैं और हम अपने माध्यम से उस जहर को फैलाने का काम नहीं करें तो मुल्क में एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, एक रिवॉल्यूशनरी काम हो सकता है। लोगों को हंसाने के लिए छिछला हास्य बेचना और लोगों को हास्य से जीवन में आगे बढ़ने की दिशा देना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और शायद यही कारण है कि आज भी कवि सम्मेलनों में हास्य और व्यंग जिंदा है। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है सुरेंद्र जी की, बहुत सारे कवि सम्मेलनों में हास्य और व्यंग के नाम पर फूहड़ चुटकुले जो हैं वही सुनाए जाते रहे हैं, और कविता जो है उसके अंदर मर सी गई है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? 2 बातें हैं भैया। लोग कवि सम्मेलन के स्तर की बात करते हैं, कवियों के स्तर की बात होती है। मैं कहता हूं स्तर हर एक का गिरा है। कविता का देख लीजिए, जैसे एक बोरा है उसमें गेहूं के हैं, पूरे देश में देख लीजिए, उसमें कोई कहीं जाता है। आदमी का स्तर गिरा है, कोई राजनीति में चला गया, कोई धर्म में चला गया, कोई पत्रकारिता में चला गया, कोई कविता में चला गया, कोई कलाकार बन गया। जब आदमी का स्तर खराब है तो उनका कैसे अच्छा होगा? ये तो है नहीं कि कविता का स्तर गिरा है, हर चीज का स्तर गिरा है। तो आदमी का खुद का स्तर जब उठेगा तब हर एक चीज का स्तर उठेगा। जो राजनीति पहले थी आज नहीं है, जो पत्रकारिता पहले थी वो आज नहीं है, जो कवि पहले थे वो आज नहीं। और जहां तक दूसरी बात है, आज बच्चों को हम हिंदी पढ़ा ही नहीं रहे। हिंदी वो जान आता है कवि सम्मेलन में जो एक नॉमिनल जो चलती है मुल्क के अंदर आम बोलचाल में, वो पढ़ने वाला आता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बात हो रही है कवि सम्मेलनों में चुटकुले को लेकर फूहड़ता पे।